जनवरी 2018 की एक ठंडी सुबह मुंबई के एक बड़े सरकारी बैंक की ब्रांच में एक ऐसा ईमेल आया जिसने कुछ ही दिनों में पूरे भारत की बैंकिंग व्यवस्था को हिला कर रख दिया। ईमेल में एक साधारण सा अनुरोध था। एक विदेशी बैंक ने पूछा था, आपके द्वारा जारी किए गए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की पुष्टि कर दीजिए। बैंक के अधिकारी ने सिस्टम खोला, रिकॉर्ड चेक किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ना कोई एंट्री, ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई गारंटी। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खुलासा जिसने भारत के इतिहास के सबसे बड़े बैंक घोटालों में से एक का पर्दाफाश कर दिया। कुछ ही हफ्तों में पता चला कि बैंक से 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा गायब हो चुका था। ये कहानी है भारत के सबसे बड़े बैंक घोटालों में से एक, पंजाब नेशनल बैंक घोटाले की। एक ऐसा घोटाला जिसमें शामिल थे बड़े बिजनेसमैन, बैंक के अंदर के लोग और एक ऐसा सिस्टम जिसकी कमजोरियों का फायदा उठाकर हजारों करोड़ रुपए विदेश भेज दिए गए। और सबसे चौंकाने वाली बात, जब ये घोटाला सामने आया तब तक इसके मुख्य आरोपी भारत छोड़कर जा चुके थे। लेकिन ये सब कैसे हुआ? इतना बड़ा घोटाला इतने सालों तक किसी को पता क्यों नहीं चला? और आखिर बैंकिंग सिस्टम में ऐसी कौन सी खामी थी जिसने ये सब संभव बना दिया? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 2000 के दशक में भारत के ज्वेलरी बिजनेस में एक नाम तेजी से उभर रहा था, नीरव मोदी। दुनिया के कई बड़े शहरों में उनकी ज्वेलरी की दुकानें थीं। उनकी कंपनी के हीरे हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज तक पहनते थे। लग्जरी मैगजीन्स में उनके इंटरव्यू छपते थे। उनकी ब्रांड वैल्यू इतनी बढ़ चुकी थी कि दुनिया के सबसे बड़े डायमंड ज्वेलर्स में उनका नाम लिया जाने लगा था। उनके साथ ही एक और बड़ा नाम जुड़ा था, मेहुल चोकसी, जो गीतांजलि ग्रुप के मालिक थे। इन दोनों का बिजनेस डायमंड ट्रेड से जुड़ा हुआ था। हीरे विदेश से खरीदना, उन्हें भारत में प्रोसेस करना और फिर दुनिया के अलग अलग देशों में बेचना। लेकिन इस बिजनेस के लिए एक चीज बेहद जरूरी होती है, बैंकिंग फाइनेंस। डायमंड ट्रेड में अक्सर कंपनियां विदेशी सप्लायर्स से हीरे खरीदती हैं। इसके लिए बैंक एक सुविधा देते हैं जिसे कहा जाता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि बैंक ये गारंटी देता है कि अगर कंपनी विदेश से कर्ज लेती है तो बैंक उस कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी लेगा। इस गारंटी के आधार पर विदेशी बैंक कंपनियों को पैसा उधार दे देते हैं। ये एक सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है बैंक का रिकॉर्ड। हर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की एंट्री बैंक के सिस्टम में होनी चाहिए। लेकिन यही वो जगह थी जहां इस पूरे घोटाले का खेल खेला गया। मुंबई के ब्रेडी हाउस इलाके में स्थित थी पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच। यहीं से कई सालों तक लगातार ऐसे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी किए गए जिनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं था। ये सब संभव हुआ बैंक के कुछ कर्मचारियों की मदद से। बाद में जांच में सामने आया कि बैंक के एक डिप्टी मैनेजर और कुछ अन्य कर्मचारियों ने सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने बैंक के आधिकारिक सिस्टम में एंट्री किए बिना ही विदेशी बैंकों को गारंटी भेज दी। इसके लिए इस्तेमाल किया गया एक इंटरनेशनल मैसेजिंग सिस्टम स्विफ्ट का उपयोग दुनिया भर के बैंक आपस में वित्तीय संदेश भेजने के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती थी। इस ब्रांच में स्विफ्ट सिस्टम को बैंक के मुख्य अकाउंटिंग सिस्टम से पूरी तरह जोड़ा नहीं गया था। इसका मतलब था, अगर कोई कर्मचारी स्विफ्ट के जरिए मैसेज भेज देता था तो उसकी एंट्री बैंक के मुख्य रिकॉर्ड में अपने आप नहीं होती थी। यही वो कमजोरी थी जिसका फायदा उठाया गया। शुरुआत में छोटे छोटे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी किए गए। विदेशी बैंक ने पैसा दिया, फिर समय आने पर पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी कर दिया गया। इस तरह पुराना कर्ज नए कर्ज से चुकाया जाता रहा। ये प्रक्रिया सालों तक चलती रही। हर बार रकम थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई। कुछ सालों में ये रकम हजारों करोड़ तक पहुंच गई। और क्योंकि बैंक के आधिकारिक सिस्टम में इसकी एंट्री नहीं थी, किसी को पता ही नहीं चला। जनवरी 2018 में नीरव मोदी की कंपनियों के कुछ कर्मचारी उसी ब्रांच में पहुंचे। उन्होंने बैंक से कहा कि उन्हें एक नया लेटर ऑफ अंडरटेकिंग चाहिए, लेकिन इस बार ब्रांच में एक नया अधिकारी था। उसने कहा कि पहले की तरह लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नहीं मिल सकता, आपको बैंक में उचित गारंटी और रिकॉर्ड देना होगा। कंपनी के कर्मचारियों ने जवाब दिया, लेकिन हमें तो सालों से इसी तरह लेटर ऑफ अंडरटेकिंग मिल रहा है। बस यहीं से संदेह शुरू हुआ। जब पुराने रिकॉर्ड चेक किए गए तो बैंक के सिस्टम में कोई एंट्री ही नहीं मिली। फिर स्विफ्ट मैसेजेस चेक किए गए
और धीरे धीरे सामने आया कि हजारों करोड़ रुपए की गारंटी जारी की जा चुकी थी, लेकिन बैंक के आधिकारिक रिकॉर्ड में उसका कोई जिक्र नहीं था। शुरुआती जांच में सामने आया कि लगभग 11,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये रकम बढ़कर 13,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई। ये भारत के बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक बन गया। जब ये मामला सार्वजनिक हुआ, तब तक एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। नीरव मोदी जनवरी 2018 की शुरुआत में ही भारत छोड़ चुके थे। कुछ रिपोर्टों के अनुसार वो 1 जनवरी 2018 को ही देश से बाहर चले गए थे। उसी समय मेहुल चोकसी भी भारत से निकल गए। ये खबर सामने आते ही देश में बड़ा हंगामा मच गया। लोगों ने सवाल उठाया, इतना बड़ा घोटाला हुआ और आरोपी देश छोड़कर कैसे चले गए? घोटाला सामने आने के बाद कई जांच एजेंसियों ने जांच शुरू की। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आपराधिक केस दर्ज किया। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की। जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पंजाब नेशनल बैंक के कुछ कर्मचारियों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए स्विफ्ट के जरिए गारंटी जारी की थी। उन्होंने बैंक के मुख्य सिस्टम में एंट्री नहीं की, जिससे ये घोटाला वर्षों तक छिपा रहा। बाद में कई बैंक कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों ने ये भी पाया कि विदेशी बैंकों से लिया गया पैसा अलग अलग कंपनियों के जरिए विदेश भेजा गया। इन पैसों का इस्तेमाल बिजनेस विस्तार, लग्जरी संपत्तियां खरीदने और अन्य खर्चों में किया गया। दुनिया के कई देशों में प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट्स का पता लगाया गया। भारत सरकार ने इन संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की। 2019 में नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार किया गया। भारत ने उनके प्रत्यर्पण की मांग की। कई अदालतों में लंबी कानूनी प्रक्रिया चली। उधर मेहुल चोकसी कैरिबियन देश एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता लेकर वहां रहने लगे। भारत सरकार ने उनके खिलाफ भी प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था में कई कमजोरियों को उजागर कर दिया। सबसे बड़ी समस्या थी सिस्टम का सही इंटीग्रेशन न होना। स्विफ्ट और बैंक के मुख्य सिस्टम के बीच समन्वय नहीं था। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार ने कई सुधार किए। बैंकों को निर्देश दिया गया कि स्विफ्ट सिस्टम को मुख्य बैंकिंग सिस्टम से पूरी तरह जोड़ा जाए। आंतरिक ऑडिट को मजबूत किया गया और बड़े लेन देन पर निगरानी बढ़ाई गई। मुंबई की उस सुबह से शुरू हुई कहानी कुछ ही महीनों में दुनिया की सुर्खियों में आ गई। एक ईमेल से शुरू हुआ शक और फिर खुला एक ऐसा रहस्य जिसने हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश कर दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी भी सिस्टम में छोटी सी कमजोरी भी बड़े संकट का कारण बन सकती है, और ये भी कि सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए, लेकिन एक दिन जरूर सामने आती है।